हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरई की तैयारी चल रही है और आपने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है ऑडिट। ठीक है, सो अब ऑडिट के अंदर हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है वाउचिंग। तो वाउचिंग के 12 एमसीक्यू आज आपके सामने। कहता है वाउचिंग एक है प्राप्त नकदी के लिए ग्राहकों को जारी की गई रसीद। ये कहता है कि जब कस्टमर हमें पैसे देते हैं और हम उन्हें रसीद देते हैं तो वो वाउचर होता है। देखते हैं, कहता है बी ऑप्शन में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त चालान, कि जब हम सप्लायर से माल लेते हैं और वो हमें चालान या इनवॉइस देते हैं तो वो होता है वाउचर। तीसरा ऑप्शन कहता है कि खाता पुस्तकों में हमने जो प्रविष्टि की है उसके समर्थन में जो दस्तावेज होता है वो है वाउचर। तो ये इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, ये इसका बिल्कुल कहें सही डेफिनेशन है कि हमने जो खाता पुस्तकों में लिखा है, जो जनरल सब्सिडरी बुक्स में लिखा है, उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो होता है वाउचर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला कहता है वाउचर। मैं इसको वाउचर में बताता हूँ वाउचर बेसिकली क्या होता है। अ वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पहली बात तो ये कुछ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, चाहे वो पेपर पे हार्ड कॉपी पे लिखा हो चाहे डिजिटली हो, लेकिन वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। और वो क्या करता है, एक ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी को इस्टेब्लिश करता है। मतलब कोई एंट्री अगर है तो वास्तव में वो हुआ था। अगर आप ये कहते हैं मैंने होमवर्क किया तो आपकी ट्यूशन कॉपी उसकी गवाह है। ठीक है, अगर आपने कहा कि मैंने मोबाइल देखा या डेटा कंज्यूम किया तो डेटा कंज्यूम होगा तो उसका कोई प्रूफ होगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रूफ होता है जो बताता है कि हाँ वो चीज़ हुई थी। अगर आप कहते हो मैंने बिल्डिंग खरीदी तो उसकी कोई रजिस्ट्री होगी, कोई सेल डीड होगी, कुछ तो होगा। इसी तरह से जैसे ये क्या कहता है, वाउचर एक रिसिप्ट हो सकता है। थर्ड लाइन में देखिए, वाउचर एक रिसिप्ट हो सकता है जो हमें मिली हो जब हमने भुगतान किया हो। वाउचर एक काउंटरफॉइल हो सकता है कि जैसे हमने किसी को रसीद काट के दी, मेन हिस्सा उसको काट के दिया, छोटा सा हिस्सा हमारे पास रह गया, वो काउंटरफॉइल होता है। अच्छा, एक एग्रीमेंट हो सकता है जो हमारे एम्प्लॉय के साथ हुआ होगा, लॉयर के साथ हुआ होगा, लीज एग्रीमेंट हुआ होगा। ये एक रिजोल्यूशन हो सकता है जो बोर्ड मीटिंग या एजीएम के अंदर यानी एनुअल जनरल मीटिंग में पास हुआ हो और मिनट में उसका लिखा हुआ हो। मिनट बुक्स यानी किसी भी मीटिंग में जो होता है ना उसका कार्यवृत्त लिखा जाता है, शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में उसके मिनट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनवॉइस बुक, जब हम परचेज़ करते हैं तो इनवॉइस हमें मिलता है। सेल बुक होती है तो इनवॉइस की सेकंड कॉपी हमारे पास रहती है, ओरिजिनल कॉपी हम उसको देते हैं। ये सब क्या है, ये सब वाउचर हैं। हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो वहाँ डिपॉजिट स्लिप होती है या पे स्लिप होती है। ठीक है, हम परचेज़ करके लाते हैं परचेज नोट, सेल करते हैं सेल नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी जो पत्राचार हम करते हैं, जो गेट कीपर एंट्री करता है, स्टोर कीपर एंट्री करता है, जो वेज बुक या लॉग बुक में हम एंट्रीज करते हैं, ऑर्डर बुक में हम लोगों के ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं। सर कितना, ये सब आपकी एंट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब आपके वाउचर कहलाते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं निम्न में से क्या एक वाउचर में होना चाहिए। यानी किसी कागज़ को हम वाउचर कहें इसके लिए क्या ज़रूरी है। एक तो उस पर डेट लगी होनी चाहिए, एक उस पर अमाउंट होना चाहिए, एक उसके ऊपर हस्ताक्षर होना चाहिए। होना तो उसके अंदर पूरी विगत होती है, पूरा डिटेल होता है। जैसे सपोज करो आपने कंप्यूटर खरीदा तो क्या होगा, आपको एक बिल मिलेगा, उसमें सप्लायर का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसका बैंक अकाउंट नंबर, आपने कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें डलवाई वो सब होगी, डेट होगा। ठीक है, नीचे उसके साइन होंगे। उससे क्या होगा, जब तुम कंप्यूटर की एंट्री चढ़ाओगे ना, कंप्यूटर अकाउंट या टू कैश, अगर आपने कैश में खरीदा तो वो जो बिल है वो आपके लिए वाउचर बनेगा। ऑडिटर जब आपकी कंपनी के या आपके फैक्ट्री के अकाउंट्स चेक करने आएगा और आप ये कहोगे कि मैंने कंप्यूटर खरीदा था तो आपको कंप्यूटर का बिल दिखाना पड़ेगा। वो कंप्यूटर का जो बिल है वही है वाउचर। जो कंप्यूटर का बिल आपको सप्लायर से मिला वो वही वाउचर है, क्योंकि वो आपकी एंट्री को प्रूव करता है कि हाँ वास्तव में आपने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, ओके, उपरोक्त सभी। इसके बाद है निम्न में से क्या सत्य है, प्रमाणक के बिना प्रविष्टि की जा सकती है। ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास वाउचर नहीं है तो आपको उसकी एंट्री नहीं चढ़ानी चाहिए। यानी रियल वर्ल्ड में तो देखो, रियल वर्ल्ड में आप और मैं जो करते हैं कि सर हम तो माल खरीदते हैं, बिल नहीं लेते होंगे, लेकिन अगर आपको ऑडिट करानी है, अगर आप बिज़नेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन में आप जो एंट्री करते हो उसका वाउचर होना ही चाहिए। यानी ये जो लिखा है कि बिना वाउचर के बिना एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्रमाणक की प्रविष्टियों के साथ तुलना करना आवश्यक नहीं है, गलत बात है। इधर एंट्री है तो उसका वाउचर होगा, उधर वाउचर है तो उसकी एंट्री होगी। इसलिए सी लाइन बिल्कुल सही है
कि प्रमाणक के बिना कोई प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए और प्रविष्टि के बिना कोई प्रमाणक नहीं रह जाना चाहिए। देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट वाउचर्स एंड नो वाउचर्स विदाउट एंट्री। सी पढ़ रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास वाउचर नहीं है तो एंट्री मत करो, और अगर आपके पास वाउचर है तो उसकी एंट्री जरूर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वाउचर अनएंटर्ड रह जाए, वाउचर लेखा किए बिना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट इज अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिट जो करने जाता है सीए, या मान लीजिए कुछ किसी मामले में कम योग्यताधारी को भी ऑडिट करने का मौका मिल जाता है, पर ऑडिट करने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है वो है वाउचिंग, यानी जो एंट्रीज में लिखा हुआ है उस एंट्रीज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देखना। अगर मान लीजिए आपका 100 एंट्रीज है, सब एंट्रीज के प्रूफ देखो। अगर आपको कम लेन देन है, हो सकता है आपके लाखों ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, हज़ारों में ट्रांजैक्शन हो रखे हैं, तो भले आप सैंपल चेक करो, भले आप 50 एंट्री देखो, लेकिन उस 50 एंट्री का आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखना है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी आपका होता है वाउचिंग। एक और सीखने का तरीका जो होता है, जो रियल पढ़ाई करने का तरीका होता है, आपको इन बातों के बाकी जो ऑप्शन है उनके मतलब पता होना चाहिए कि सत्यापन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है। हालांकि वेरिफिकेशन पे अपना अगला वीडियो आएगा। आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। वैसे अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये वैसे ऑडिट का अगला स्टेज होता है। अगर ऑडिट से बात नहीं बनती, स्पेशल पर्पस हो, कुछ खास तरीके से एग्जामिन करना हो, तो अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन होता है। मेरे कहने का मतलब है, अभी तो आप जल्दी में हैं, अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो एग्ज़ाम दूर हो या अच्छा समय अवेलेबल हो तो अपने जो बाकी ऑप्शंस होते हैं ना, वहाँ पे भी जो वर्ड है ना उनके मतलब पढ़ लेने चाहिए। तो एक एमसीक्यू से 2-3 एमसीक्यू तैयार कर लेने चाहिए अगर गुंजाइश हो तो। बाय द वे बता दूं, ऑडिट की जो बैकबोन होती है वो होती है वाउचिंग। अभी अपन चूंकि वाउचिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान डी पे चला गया होगा, आपने आंसर लगा भी दिया होगा। लेकिन जब मिक्स सिलेबस में क्वेश्चन आते हैं ना, मिक्स होके आते हैं, तब थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वाउचिंग। एक जनरल समझाने के लिए एक है ना, वाउचिंग में क्या होता है, इंस्पेक्टिंग अ डॉक्यूमेंट दैट सपोज अ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आपने एंटर किया है, जो सौदा या लेन देन आपने पुस्तकों में दर्ज किया है, उसके डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना। ठीक है, आपने एंट्री करी है फर्नीचर टू कैश, तो फर्नीचर का बिल लाओ। फर्नीचर को रियल में देखना वेरिफिकेशन होता है। फर्नीचर वास्तव में है या नहीं, उसका मूल्यांकन सही है या नहीं, ये सब वेरिफिकेशन वाले पार्ट में आता है। लेकिन फर्नीचर का बिल देखना वाउचिंग में आता है। टू वेरीफाई द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। इससे क्या होता है, जब आप फर्नीचर का बिल देखोगे तब आपको पता लग जाएगा कि बिल जेन्युइन है, व्यापार से संबंधित है। बिल के साथ ही एक सैंक्शन लगी हुई होती है कि जिसमें एक बंदा कोई एप्लीकेशन देता है कि व्यापार के लिए फर्नीचर की ज़रूरत है, या ओनर खुद से कहता है कि हाँ हमें व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदना चाहिए, तो एक सैंक्शन होती है, तो ऑथेंटिसिटी होती है। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसे आप चेक कर रहे हैं या जो भी कागज़ लगे हुए हैं सपोर्टिंग, वो सारे आपके वाउचर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अंकेक्षण योजना डैश डैश के ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए। हमें पता है कि ऑडिटर जाएगा तो सबसे पहले ऑडिट प्लान बनाएगा। जब कोई कंपनी आपको कहती है, मान ली एक सीमेंट कंपनी है, वो आपको कहती है कि ऑडिट करनी है, तो आप वहाँ जाओगे, कंपनी या फैक्ट्री विजिट करोगे, तो उसका क्या देखोगे, आप उस ग्राहक की प्रतिष्ठा देखोगे, आप उस ग्राहक का परिवार देखोगे, उस ग्राहक यानी क्लाइंट, उस क्लाइंट की शेयर कैपिटल देखोगे, या उस क्लाइंट का व्यवसाय देखोगे। तो ऑब्वियस ही बात है, आप ऑडिट करने गए हो, रिश्तेदारी तो करने नहीं गए हो। ठीक है, या उसकी ब्रांड से इन्फ्लुएंस होने तो गए नहीं हो, आपको वहाँ जाके ऑडिट करनी है। तो ऑडिट करने के लिए आप उसका सबसे पहले बिजनेस स्टडी करोगे, उसके बिजनेस का मॉडल समझोगे, उसका अकाउंटिंग का मॉडल समझोगे, उसका इंटरनल कंट्रोल समझोगे, यानी सबसे पहले आप ग्राहक के व्यवसाय को स्टडी करोगे। इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, चलिए, मेरा पेन काम नहीं कर रहा था इसलिए मैं आज नहीं यूज़ कर रहा पेन। बाय द वे, बाय गॉड्स ग्रेस और आप सबकी दुआओं से मैंने एक बुक लिखी है GF&AR पे, क्योंकि GF&AR की जो रियल बुक है, चूँकि लॉ बुक होती है तो बहुत मोटी होती है और बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होती है, तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके सामने GF&AR लाया हूँ। और ये लाइक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। नोट्स के फॉर्म में दी है ये सारे नोट्स। इसके अंदर सारे रूल्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है दोनों लैंग्वेजेस में। मात्र 90 रुपये में अवेलेबल है, और आप इसे ऑफलाइन भी मार्केट में खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी ऑर्डर करके खरीद सकते हैं। ये नाथ पब्लिकेशन
के सहयोग से लिखी गई है। उन्होंने मुझे मौका दिया है और नकुल सिंह सर का बहुत सहयोग रहा। ये RPSC अड्डा चैनल चलाते हैं और बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल इनका भी है। चलिए ठीक है। इसके बाद नाथ पब्लिकेशन में जैसे मैंने बुक्स लिखी है वैसे ही बहुत सारे वेल नोन्ड ऑथर्स ने सारे सब्जेक्ट्स की बुक लिखी है। तो एक बुक इसमें से मेरी है, 5 बुक्स बाकी अदर ऑथर्स ने लिखी है। इसमें मोबाइल नंबर है, आप उस पर भी अपना ऑर्डर दे सकते हैं। आप एक QR कोड है। बुक्स का आप कॉम्बो पैक खरीद सकते हैं ताकि आपको थोड़ी बुक सस्ती पड़ेंगी। यानी वैसे अगर बुक मान लीजिए जितने की भी होती है तो 150-200 रुपये आपके बच जाएंगे अगर आप कॉम्बो पैक खरीदते हैं तो, ठीक है, सारी बुक्स लेते हैं तो। इसके अलावा मेरे ऐप पे जो मेरा कॉमर्स पॉइंट ऐप है उसके अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं। अकाउंट्स का, ऑडिट का, RSR, GF&AR सबके क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं और मात्र 99 रुपये, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल हैं। और सब क्वेश्चन बैंक के अंदर 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। और इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो एक मेरा 499 वाला कोर्स देख सकते हैं। ये अकाउंट्स का फुल वीडियो कोर्स है। इसके अंदर 120 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अगर आपका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा। इसको करने से आपका ऑडिट भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, होप आप समझ में आ जाएगी बातें आपको जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे। इसके बाद है खरीदे गए भवन के भुगतान की पुष्टि किसकी सहायता से की जानी चाहिए। मतलब आपकी बुक्स में एक एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश या बिल्डिंग अकाउंट DR टू बैंक और एंट्री है मान लो 32 लाख की। आपने 32 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी है। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि वास्तव में बिल्डिंग खरीदी है? आप उसका टाइटल डीड देखोगे, A ऑप्शन। आप उसका कॉरेस्पॉन्डेंस विद द ब्रोकर, दलाल के साथ जो पत्राचार होता है वो देखोगे। आप बिल्डिंग अकाउंट जो बुक्स लेजर के अंदर बिल्डिंग अकाउंट बना हुआ होगा या टैली के अंदर बना होगा उसे देखोगे, या आप अपनी कैश बुक का कैश कॉलम या बैंक कॉलम देखोगे। तो देखो, ये सारी जगहों पे आपको बिल्डिंग का कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। पर आप रियल सोचो, बिल्डिंग है तो उसकी रजिस्ट्री भी होगी, ठीक है। पहले एक सेल एग्रीमेंट होता है वो होगा, और सेल एग्रीमेंट का पक्का जब पेमेंट लेना देना हो जाता है तो रजिस्ट्री होती है। तो उस रजिस्ट्री को अपन बोलते हैं टाइटल डीड या स्वामित्व प्रलेख, ठीक है। तो बिल्डिंग की एंट्री 32 लाख की हो रखी है, इसके लिए आपको रजिस्ट्री देखनी चाहिए कि लाओ बिल्डिंग। अगर आप ऑडिटर हो तो आपको रजिस्ट्री देखनी चाहिए कि लाओ रजिस्ट्री लाओ। उसमें आप देखोगे कि वास्तव में कंपनी के नाम पे बिल्डिंग खरीदी गई है क्या। ये बाकी सब भी हैं, लेकिन A सबसे सॉलिड, इसका जो सपोर्टिंग वाउचर है वो A है। बाकी कोई ना कोई ब्रोकर भी इन्वॉल्व रहा होगा तो उससे हमारी जो बात हुई होगी, पत्राचार हुआ होगा, वो भी देखा जा सकता है। लेजर के अंदर बिल्डिंग अकाउंट खुला हुआ है या नहीं वो भी देखा जा सकता है। लेकिन बिल्डिंग अकाउंट रफ भी यूँ भी खोल सकता है, कोई फर्जी भी खोल सकता है। अच्छा, कैश बुक में जाके देखो कि 32 लाख की एंट्री है या नहीं है, पर वो भी यूँ भी चढ़ाई जा सकती है। कैश की एंट्री चढ़ाई जा सकती है। बैंक की एंट्री को तो फिर भी बैंक के स्टेटमेंट से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जिसका जो सबसे सॉलिड वाउचर है वो है, आप उसका कहीं टाइटल डीड देख लो, स्वामित्व प्रलेख देख लो, या सरल भाषा में रजिस्ट्री देख लो, ठीक है। इसके बाद है वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो वाउचर में एक होता है प्राइमरी वाउचर। जब आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलता है ना तो वो होता है आपका प्राइमरी वाउचर। जैसे क्या कहता है, व्हेन रिटन एविडेंस इज अवेलेबल इन ओरिजिनल इट इज़ नोन एज द प्राइमरी वाउचर, परचेज इनवॉइस एंड कैश रिसिप्ट। तो अगर जैसे आप परचेज करके लाओगे तो आपका रियल बिल होगा, ठीक है, या आप किसी को भुगतान करके आओगे तो आपका रसीद होगी। तो वो क्या है, वो आपके ओरिजिनल बिल हैं, उनको अपन प्राइमरी वाउचर बोलेंगे। एक होता है कोलेटरल वाउचर, समपार्श्विक या सेकेंडरी वाउचर। व्हेन एविडेंस इज इन ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल, उसकी कॉपीज़ अवेलेबल हैं तो उसे कहेंगे। तो जैसे मान लो हमने किसी को पेमेंट किया, उसे DD दिया, डिमांड ड्राफ्ट दिया या चेक दिया, तो हमने भुगतान किया है इसलिए हमने उसकी फोटोकॉपी करा के रख ली, चेक की फोटोकॉपी करा के रख ली। ओरिजिनल तो उसको दे दिया, या डिमांड ड्राफ्ट ओरिजिनल तो उसको दे दिया, फोटोकॉपी को उसके खुद के पास रख ली। तो वो एक तरह से कोलेटरल वाउचर बनेगा, ठीक है, यानी आपका डुप्लीकेट कॉपी है। इंटरनल वाउचर, जो हमारी संस्था में कहें सबूत जनरेट होता है, वो इंटरनल वाउचर होता है। आप कहेंगे सर हमने ही सबूत जनरेट किया तो उसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं है। नहीं, वो भी एक हद तक तो साक्ष्य का काम करता ही है, लेकिन वो लेस रिलायबल होता है। कोई पूछे कि बाह्य साक्ष्य और आंतरिक साक्ष्य में क्या संबंध है, तो बाह्य साक्ष्य ज़्यादा रिलायबल होते हैं, एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल, और जो इंटरनल एविडेंस होते हैं वो लेस रिलायबल होते हैं। तो जैसे सेल्स इनवॉइस, सेल इनवॉइस में क्या होता है, बिल काट के हम उसको दे देते हैं, सेकंड कॉपी हमारे पास रहती है। तो वो मेन बात ये है कि सेल इनवॉइस हम काटते हैं, तो हम फर्जी बिल भी काट सकते हैं, कम राशि का बिल भी काट सकते हैं, ज़्यादा बिल राशि का बिल भी काट सकते हैं, बिलों को काटना रह भी सकता है। तो कहने का मतलब है ये सेल बिल का होता है, इंटरनली जनरेट होता है। या मटेरियल रिक्वेस्ट स्लिप,
तो फैक्ट्री में जब माल चाहिए होता है तो रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, उसको रिक्वेजिशन स्लिप बोलते हैं। तो वो इंटरनली जनरेट होती है, तो फर्जी भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। मैं नहीं कहता ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ऑडिटर को कि कौन सा डॉक्यूमेंट इंटरनली जनरेट होता है, कौन सा बाहर वाला होता है। आपको पता होगा तो आप उसके ऊपर उस हद तक का विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है एक्सटर्नल वाउचर्स। एक्सटर्नल वाउचर जैसे जो बाहर से मिलते हैं, तो जो बैंक स्टेटमेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट आप थोड़ा निकालते हो, बैंक स्टेटमेंट बैंक जनरेट करके देता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि हर जगह आप बैंक को तो कैसे सेट कर पाओगे। मोर्गेज डीड जैसे आप कोई चीज़ गिरवी रखवाते हो तो डीड साइन होती है, कोई कुछ भी स्टाम्प पेपर लिखा होता है उसे डीड बोलते हैं, समझे। तो आपका डीड जैसे रेंट डीड होता है, लीज डीड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ गिरवी रखा के लोन लिया है तो एक डीड जनरेट होगी, मोर्गेज डीड, वो भी बाकायदा नोटरी के सामने होगी, तो वो एक्सटर्नल एविडेंस हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल वाउचर हुआ। इसके बाद डैश डैश को प्रमाणित करने के लिए लेखा परीक्षक, अंकेषण शब्द है, अंकेषण करने वाला अंकेशक, अंकेषण के लिए एक और शब्द चलता है लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा करने वाला लेखा परीक्षक, सरल शब्दों में ऑडिटर। तो डैश डैश को प्रमाणित करने के लिए ऑडिटर प्रवेश बिल ऑफ एंट्री की जांच करेगा। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, आयकर। आपको मैं बता दूं, सीमा शुल्क, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जो ड्यूटी लगती है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। अगर आप कुछ चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है। हालांकि जीएसटी आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे 98% चीज़ों पे एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है, जो भी लगता है जीएसटी लगता है, पर फिर भी अभी भी 2% चीज़ें जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, और अल्कोहल यानी शराब हो गया, उसमें अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, या टोबैको प्रोडक्ट्स पे भी लगती है। अच्छा, सेल टैक्स आप जानते ही हैं, सेल टैक्स को आजकल जीएसटी कहा जाता है, और इनकम टैक्स। तो आप ये कह रहे हैं कि बिल ऑफ एंट्री शब्द का संबंध किससे है। तो बिल ऑफ एंट्री होता क्या है, बेसिकली जब आपका माल दूसरे कंट्री से आता है और तो आप इम्पोर्टर हो गए, आपका माल आ रहा है बाहर से, आप इम्पोर्टर हो गए, तो माल को छुड़ाने के लिए आप एक बिल भर के दोगे, उसे बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री का संबंध इंपोर्ट से है या कस्टम ड्यूटी से है, क्योंकि माल को छुड़ाने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी, सीमा शुल्क चुकाना पड़ेगा। आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, इनको कंबाइंड रूप से कहा जाता है सीमा शुल्क। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी को मिला दें तो जो वर्ड बनता है वो है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो ये आंसर रहा इसका। वैसे ये एक बिल ऑफ एंट्री का नमूना है कि जैसे आप पढ़िए, ऊपर देखिए बिल ऑफ एंट्री लिखा हुआ है, वेसल यानी आपका माल किस जहाज़ से आ रहा है, और कौन गया है माल छुड़वाने, एजेंट, बहुत सारी बातें हैं। तो प्रवेश बिल क्या होता है, ये यहाँ पे नीचे, ये कानूनी दस्तावेज है जो आयातकों या सीमा शुल्क निकासी एजेंटों द्वारा आयातित माल के आगमन पर या उससे पहले दाखिल किया जाता है। तो माल छुड़ाने या तो इम्पोर्टर खुद जाएगा या जो क्लियरिंग एजेंट होते हैं वो जाएंगे। तो जब माल आ जाता है, या आप चाहें तो माल आने से पहले भी उसे भर के दे सकते हैं, और फिर आप उसमें बताएंगे क्या माल आ रहा है, कितनी ड्यूटी बनी, फिर वो ड्यूटी आप चुकाएंगे, फिर आपको माल ले जाने दिया जाएगा। फिर माल आप चाहें तो कंजम्पशन के लिए ला सकते हैं, माल आप चाहें तो वेयर हाउस में ले जा सकते हैं। जो मेन ये भर के आप देंगे, इसे बिल ऑफ एंट्री या प्रवेश बिल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और हैं। लेनदारों के खातों में आमतौर पे क्रेडिट शेष होता है। हाँ, अकाउंट्स, ये अकाउंट्स का क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्रेडिटर्स जनरली सीआर बैलेंस दिखाते हैं, क्योंकि हम उनसे माल खरीदते हैं, तो जब तक पैसा नहीं दे देते तब तक उनका सीआर बैलेंस होता है। डेबिट शेष डैश डैश के कारण हो सकता है, लेकिन कभी कभी किसी क्रेडिटर का डेबिट शेष, उसको विपरीत शेष बोलते हैं, रिवर्स बैलेंस, वो भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हमने उसको आदेश के लिए अग्रिम भुगतान किया हो, तो वाकई में अगर हमने उसे एडवांस पेमेंट दिया हो तो हमारे पैसे निकलेंगे। जनरली क्रेडिटर्स के पैसे हमारे ऊपर निकलते हैं क्योंकि हम उनसे माल खरीदते हैं। लेकिन अगर हमने, मान लो हमारा कोई अजय नाम का आदमी है, उससे पहले हमारा कोई सौदा नहीं हुआ, लेकिन हमने अजय को 20,000 एडवांस दिए माल मंगाने के लिए, तो हमारी एंट्री क्या होगी, अजय टू कैश, यानी हम अजय को डेबिट करेंगे। तो डेबिट वो हो सकता है। भुगतान हो चुके माल को वापस कर दिया, सपोज करो, वापस अजय का एग्जाम्पल लेते हैं, अजय से हमने 40,000 का माल खरीदा था, 40,000 हमने उसको भुगतान कर दिया, खाता हो गया साफ। फिर हमें कुछ माल समझ में नहीं आ रहा तो हमने 10,000 का माल उसको वापस कर दिया, तो 10,000 हम मांगते रह गए, तो डेबिट शेष होगा। आपूर्तिकर्ता के खाते में गलत डेबिट, और गलती से भी हो सकता है कि ऐसा कोई माल वापसी या पैसे का एडवांस का मामला ना हो, हमने किसी खाते को यूं ही गलत डेबिट कर दिया हो, तो क्रेडिटर इस वजह से भी डेबिट हो सकता है। तो ये क्या चीज़ है, आप कहेंगे सर ये ऑडिट का कैसे हिस्सा है। देखिए, अगर आप ऑडिट करने जाते हैं
तो जनरली आप पाएंगे कि जो क्रेडिटर्स की लिस्ट होगी सबका CR शेष ही होगा, लेकिन कभी कभी आपको किसी किसी का DR शेष दिखाई दे सकता है। उसके प्रॉबेबल रीज़न क्या हो सकते हैं? अगर हमने उसे एडवांस दे रखा हो, अगर हमने उसे माल रिटर्न किया हो, या हो सकता है हमने उसे गलती से डेबिट किया हो, तो इन सारे रीज़न से वो डेबिट हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है प्राप्त क्रेडिट नोट की प्रविष्टि किस में की जाती है। तो ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो मैंने अगली स्लाइड में इसको समझाया है, इससे आपको बहुत सिंपल समझ में आएगा। तो इसको यहाँ छोड़िए, अपन इसमें वापस आएंगे। पहले आप ये देखिएगा, इसका देखिए, सपोज करो, बहुत आराम से सुनना है इसको। सपोज करो, इससे आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राम ने शाम से माल खरीदा, ठीक है, राम ने शाम से माल खरीदा। राम तो हो गया खरीदने वाला, तो वो परचेज की एंट्री चढ़ाएगा। कैसे चढ़ाएगा? परचेज टू श्याम, ठीक है। श्याम हो गया बेचने वाला, तो श्याम करेगा सेल की एंट्री। श्याम करेगा सेल की एंट्री, क्या करेगा? राम अकाउंट DR टू सेल। यहाँ तक क्लियर है? एक बंदे ने एक बंदा राम है, वो परचेज की एंट्री कर रहा है, दूसरा बंदा श्याम है, वो सेल की एंट्री कर रहा है। अब यहाँ के बाद माल वापस होता है। सपोज करो 1/4 माल वापस होता है, तो 20,000 में से 1/4 माल हो गया, 5,000 रुपये का माल वापस हो रहा है। ये भी आपको पता है कि माल वापस होने पर रिवर्स एंट्रीज होती है। रिवर्स एंट्री जैसे पहले लेफ्ट हैंड पे देख लो, अब मैं आप थोड़ी देर लेफ्ट हैंड ही बोलूँगा। तो लेफ्ट हैंड पे श्याम वाली एंट्री है, तो अपन है ना, श्याम आ जाएगा ऊपर और परचेज रिटर्न आ जाएगा नीचे। अब ध्यान से सुनना, आपने अभी अभी क्या एंट्री करी? अभी अभी श्याम अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न। जब हमने माल लौटाया तो हमने एंट्री करी श्याम अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न। हमने शाम को क्या किया? डेबिट किया। तो डेबिट करने के लिए हम क्या जनरेट करेंगे? डेबिट नोट जनरेट करेंगे। तो डेबिट नोट किसने जनरेट किया? क्रेता ने। अभी आप देख लो, आप लेफ्ट साइड में खड़े हो, क्रेता की तरफ खड़े हो, तो क्रेता ने माल खरीदा, पहले वो परचेज बुक में एंट्री करेगा, वापसी होगी उधार खरीदे गए माल की, तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेगा। परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करते समय हम उसको, सामने वाले को, उसको सप्लायर बोलते हैं, सप्लायर को डेबिट करेंगे। एंट्री बनेगी श्याम अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न। तो शाम को डेबिट करने के लिए हम डेबिट नोट जनरेट करेंगे। तो इसलिए वो कभी कभी पूछेगा डेबिट नोट का लेखा किया जाता है, तो डेबिट नोट का लेखा है ना, तो डेबिट नोट का लेखा परचेज रिटर्न के लिए दर्ज करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गई एक बात। अब आ जाओ आप सीधे हाथ पे। सीधे हाथ पे सेल की एंट्री चढ़ी हुई है, माल वापस आएगा तो सेल रिटर्न आएगा ऊपर और राम आएगा नीचे। तो राम को क्रेडिट करने के लिए, यहाँ पढ़ता हूँ मैं ना, राम को क्रेडिट करने के लिए आप क्रेडिट नोट तैयार करोगे। राम को क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नोट तैयार किया जाएगा। तो वो पूछेगा क्रेडिट नोट का लेखा कहाँ किया जाता है? तो क्रेडिट नोट का लेखा सेल रिटर्न बुक में किया जाता है। अब आप देखिए ध्यान से, क्रेडिट नोट, इसने क्या बोला? प्राप्त क्रेडिट नोट की प्रविष्टि किस में की जाती है? तो जो सेलर था उसने क्रेडिट नोट को जनरेट किया। वो क्रेडिट नोट जब हमें प्राप्त होगा परचेज़र को, तो वो इसे परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेगा। आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्लिप को, आपको समझ में आएगा, और फिर आप क्वेश्चनों को लगाइएगा। जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रमाणन क्या है? ये अंकेक्षण का सार है, ये अंकेक्षण की आत्मा है, ये अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, ये सभी है। तो अब क्या होता है, जो लोग कम पढ़ के जाते हैं सॉरी, उनको लगेगा सर सी हमने बहुत बार सुना है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, उसमें आपने बोला था कि ना जो ऑडिटिंग जो है ना, जो वाउचिंग है वो ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी है। तो ये बात सही है, लेकिन कहने वालों ने ये भी कहा है कि ये जो प्रमाणन होता है, जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, ये ऑडिट का सार होता है, एसेंस होता है, ये ऑडिट की आत्मा होती है। ये सब भी इसकी इम्पोर्टेंस में कहे गए कथन हैं। तो डी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और है। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। आज तो अपन हड्डी के पीछे पड़ गए हैं। तो ये कथन किस वाद से संबंधित है? लंदन और जनरल बैंक, आर्मिटेज बनाम ब्रेवर और नॉट, मैक्सन और रॉबिन्सन निगमन, मैरीलैंड, किंगस्टन कॉटन मिल। तो किंगस्टन कॉटन मिल तो आपको पता है शिकारी कुत्ते वाला है ना। बहुत बार आपने टर्म सुना होगा कि अंकेक्षक को एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह बिहेव करना चाहिए, ना कि एक शिकारी कुत्ते की तरह बिहेव करनी चाहिए। और एक बहुत ही फेमस मामला किंगस्टन कॉटन मिल्स मामले में कहा गया था, अंकेक्षण रीढ़ की हड्डी होगा। ये आर्मिटेज बनाम ब्रेवर और नॉट के मामले में कहा गया था। ये रटने जैसा क्वेश्चन है। अच्छी पढ़ाई करने वाले या हैं जिनके पास ज़्यादा समय हो, उनको ये भी पढ़ना चाहिए कि लंदन और जनरल बैंक मामले में क्या कहा गया था, या मैक्सन और रॉबिन्सन निगमन मामले में क्या कहा गया था। अगर आप बहुत ही सीरियस सिंसियर स्टूडेंट है तो आपको यूँ भी तैयारी करनी चाहिए।
खैर अभी ढूंढने में समय खराब ना कीजिएगा, अगर आपका समय कम है तो। आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रमाणक या वाउचर डैश डैश से संबंधित होना चाहिए। वाउचर का संबंध होना चाहिए पिछले वर्ष से, वाउचर का संबंध होना चाहिए वर्तमान वर्ष से, वाउचर का संबंध होना चाहिए लेखा परीक्षा की अवधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो अगेन अगर आप तुक्का लगाएंगे, कम पढ़ाई या बिना पढ़ाई के जाएंगे, तो आप बोलेंगे यार वाउचर का तो करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं नहीं यार, वाउचर तो ना लास्ट ईयर से संबंधित होना चाहिए। नहीं, वाउचर का संबंध होता है जिस लेखा अवधि का आप ऑडिट कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए ऑडिट कर रहे हैं 2022-23 का, तो जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो भी 22-23 का होना चाहिए। अंडरस्टूड है? इसमें 21-22 का या 23-24 का उससे मतलब नहीं, आप जिस पीरियड का ऑडिट कर रहे हो। क्योंकि कई बार ऑडिट पीरियड 1 साल से ज़्यादा समय भी होता है, कई बार ऑडिट पीरियड 1 साल से कम भी समय का होता है। कभी कभी आप इंटरिम ऑडिट करते हो, वो 5-6 महीने का ऑडिट होता है। तो 6 महीने का ऑडिट कर रहे हो तो आपको जो एविडेंस लेना है वो केवल उन 6 महीनों का ही लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा वाउचर का संबंध होना चाहिए ऑडिट पीरियड से। होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। थोड़ी सी OBS सेटिंग बिगड़ गई है, तो मैंने बताया कि पेन वगैरह की दिक्कत चल रही है, बट एनीवेज जल्दी सुधार कर लेंगे। आपको चैनल पसंद आता हो, इसका कंटेंट पसंद आता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं तो जॉब लगने तक ये चैनल आपको बहुत काम आएगा, आई गारंटी, श्योर। चलो बाय।